हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार मनुष्य के द्वारा किए गए दावे हैं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है। मानव अधिकार क्या होते हैं? वे वो अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए राज्य का निर्माण किया गया है, मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इसमें सभी प्राकृतिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित होते हैं, जैसे आवास का अधिकार, भोजन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा व स्वास्थ्य पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 1948 में यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पत्र द्वारा सभी राज्यों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि इन मानवाधिकारों को राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराए। मौलिक अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो राज्य द्वारा गारंटी के रूप में उपलब्ध कराए जाए, अर्थात जिन्हें छीना ना जा सके, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में उन अधिकारों को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इंग्लैंड ने पहली बार मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स के माध्यम से जनता के एक वर्ग को सीमित अधिकार उपलब्ध कराया था। कब कराया था? 1215 में कराया था। और मैंने अभी वर्ल्ड इतिहास के देश फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी, तो फ्रांस की क्रांति भी इसी कारण हुई थी। वह समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की मांग के तहत वहाँ हुई थी। वहाँ पे 3 स्टेट थे जिसमें 33 स्टेट अधिकार विहीन था, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्रांति के लिए अग्रसर होता है। 1791 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहली बार संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराया गया है। तो अमेरिका पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान किए संवैधानिक रूप से। भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम? पहले आएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक वर्णित है भारतीय संविधान में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 29-30 सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है इस आर्टिकल को। ठीक है, पहले अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300A में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। अब मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हम हमारे संविधान में प्रदान किए गए? तो आर्टिकल 265 में क्या है? राज्य कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगा सकता। मतलब कोई भी टैक्स सरकार ऐसे इम्पोज नहीं कर सकती अपने मनमाने के तरीके से, उसे विधि बनानी पड़ेगी टैक्स इम्पोज करने के लिए, रूल बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार अभी मैंने डिस्कस किया है। आर्टिकल 301 में क्या है? भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये भी एक संवैधानिक अधिकार प्रदान है कि आप कहीं भी भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। और आर्टिकल 326 इसमें मत देने का अधिकार है कि आप एक व्यक्ति एक मत भारत में वन पर्सन वन वोट, ये सिद्धांत भारत में चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो वयस्क को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो उसको मतदान करने का अधिकार है। अब ऐसे कौन से अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15 जिसमें भेदभाव से मुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता जो है वो भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, ये भी भारतीयों को प्राप्त है।
ठीक है, ये पूरे में अभी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, जो अगले आने वाले वीडियो ये पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कशन के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी है। ठीक है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन राज्य का हिस्सा रहेंगे। संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय प्राधिकार जिसमें स्थानीय प्राधिकार जिसमें नगर निकाय, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये लोग आते, ये लोकल अथॉरिटी कहलाते। और अन्य प्राधिकार जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, है ना, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस तरह के जो प्राधिकार जिसमें सरकार अपना दावा रखती है वो अन्य प्राधिकार के तहत आते हैं, और ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन से संस्थान राज्य के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें कुछ वाद हुए हैं, जिन्हें केसेस हम बोलते हैं, तो वो हम जानते हैं। जैसे 1967 में हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल। 1975 में हुआ था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम, ये 1975 में हुआ था। अब अन्य प्राधिकार के संबंध में मैं कुछ स्पेशल बातें आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में अन्य प्राधिकार को परिभाषित नहीं किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में अन्य प्राधिकार को परिभाषित किया है। इस केस में अन्य प्राधिकार को परिभाषित करते हुए न्यायालय ने परिभाषित किया है कि इसमें वे सभी पद व निकाय सम्मिलित किए जाएंगे जो संविधान के प्रावधानों के अधीन गठित हो या सांविधिक प्रकृति को हो। इस प्रकार जल निगम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, अन्य प्राधिकारी, ये लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब जल निगम, यूनिवर्सिटी, ये सभी अन्य प्राधिकारी के अधीन माने जाएंगे। एक अन्य केस सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नियंत्रण या राज्य की पूंजी से कार्य करने वाले निकायों को अन्य प्राधिकारी घोषित किया है। इस प्रकार जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी, भेल आदि राज्य की श्रेणी में स्वीकार किए गए। एक और केस हुआ था 1979 में एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित को अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में रखने का आधार तैयार किया है। ऐसा कोई भी निकाय जिसकी संपूर्ण पूंजी राज्य की हो, अगर कोई निकाय में राज्य ने अपनी पूंजी लगा रखी, पूरी पूंजी अपनी लगा रखी, तो भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आएगा। ऐसा निकाय जिसमें सरकार की अंशधारिता आधे से अधिक हो, मतलब 50% से अधिक है सरकार की अंशधारिता, तो भी वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा और राज्य का अंग कहलाएगा। राज्य के अधीन आने वाले सभी विभाग और निगम जो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे वो भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। सार्वजनिक महत्व का कार्य जो राज्य से संबंध हो और किसी प्राइवेट निकाय द्वारा किया जाए, अगर कोई सार्वजनिक महत्व का कार्य है तो वो भी अन्य प्राधिकार के अंतर्गत आएगा और उसे राज्य का अंग घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी थी। ये आर्टिकल 12 कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आपका, तो राज्य कौन कौन कहलाएगा वो इसमें बताया गया है। अब आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 में भी 3 क्लोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट क्लोज क्या कहता है, आच्छादन का सिद्धांत, मतलब ओवरलैप कैसे होगा, आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान से पहले लागू कोई कानून जिसे संविधान लागू के पश्चात भी जारी रखा गया यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई अगर पहले से कोई बात या विधि चली आ रही है, अगर वो संविधान के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस विधि या उस कानून को शून्य किया जा सकता है मूल अधिकारों के बिहाफ पर, के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। जैसे हाल ही में आईपीसी की धारा 377 को जीवन के अधिकार के विरुद्ध मानते हुए कुछ सीमा तक शून्य घोषित कर दिया गया है। 377 में क्या लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति समलैंगिक अगर संबंध बनाता है तो वो अपराध कहलाएगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसा बोला है कि समलैंगिकों को संबंध बनाने का अधिकार है, तो ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए 377 को कुछ सीमा तक शून्य घोषित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा था। ठीक है, अभी हाल ही में एक और वर्डिक्ट आया इसके संबंध में। कोर्ट ने ये बोला है कि जो समलैंगिक है वो विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, संबंध बना सकते हैं लेकिन विवाह नहीं बन सकते। तो ये भी एक
मतलब निर्णय सुनाया है ये कोर्ट का, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक विवाद का विषय बना रहेगा कि समलैंगिकों को संबंध बनाने का अधिकार है लेकिन विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ से तो वो चल रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ पा रहे, तो बीच में कहाँ रहेंगे वो? जब संबंध बना सकते हैं तो फिर विवाह भी कर दिया, मतलब दिया जाना चाहिए। तो ये एक पूरा मुद्दा भी चल रहा है, कोर्ट केस भी इसमें चल रहा है। अभी निर्णय में ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विवाह नहीं कर सकते। बहुत सारी इनको मतलब उन्होंने जो अपना नज़रिया अपनाया वो उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि अभी विवाह नहीं कर सकते, समलैंगिक लोग संबंध बना सकते हैं। इसी आधार पर तो 377 के कुछ प्रावधानों को शून्य किया गया है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 13(2). इसमें क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत के तहत क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि या उसका कोई भाग, एक भाग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या उसका हनन करे तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक एक्ट बनाया, पूरा एक्ट बनाया, और पूरा एक्ट में अगर इतना हिस्सा, ये मान लो कि ये हिस्सा मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं और इसको बना रहने देंगे। आईटी एक्ट की, जो आईटी एक्ट बना हुआ है उसकी धारा 66A, देखो यहाँ समझाता हूँ, ये पूरा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट है। अब उसकी धारा 66A, ठीक है, ये 66A संविधान के अनुच्छेद 19A के विरुद्ध थी, अतः उसे शून्य घोषित कर दिया गया। तो ये मतलब संविधानों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ थी, तो इसको समाप्त कर दिया गया और ये आईटी एक्ट वैसा का वैसा ही बचा हुआ है, सिर्फ 66A को नल एंड वॉइड घोषित किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? पृथक्करण का सिद्धांत। और आच्छादन का सिद्धांत मैंने बता ही दिया कि ओवरलैप हो जाएंगे अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो। और पृथक्करण में कोई मतलब कोई विशेष किसी कानून का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर अधिकारों का हनन कर रहा है, मूल अधिकारों, तो वहाँ तक, उस सीमा तक उसके नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा उस सिद्धांत को, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस कानून को। अब आता है आर्टिकल 13(3). 13(3) में क्या लिखा है? इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 13(1) और 13 सब क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में अध्यादेश, एक सेकेंड, इसमें प्रावधान है कि 13 सब क्लॉज 1, 13 सब क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में अध्यादेश, कार्यपालिकाई अध्यादेश, क्या क्या आएगा? अध्यादेश आएगा, कार्यपालिकाई शक्ति, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां शामिल सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया आर्टिकल 13 में, इसमें प्रावधान है कि 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में अध्यादेश, कार्यपालिकाई आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां और प्रथाएं सम्मिलित है। अब हमारे पास सामने एक प्रश्न आता है, क्या संविधान के मौलिक अधिकार में संशोधन संभव है? जो मौलिक अधिकार है क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? एक सेकंड, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है तो हम ये जानेंगे। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में है ना, क्या संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन? तो शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में जो केस आया था, केस में ये मामला पहली बार सामने आया था क्योंकि संसद ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) जो है 13(3) के अधीन विधि नहीं है और इसका प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। तो ये केस हुआ था शंकर प्रसाद केस। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अब केस आया था 1965 में सज्जन बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अपने निर्णय को यही दोहराया कि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। परंतु 1967 में जब गोलकनाथ केस हुआ, गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को उलट दिया और निर्धारित किया कि संविधान संशोधन विधि है, संविधान संशोधन एक विधि है और संविधान संशोधन का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। पहले उन्होंने बोला 2 केस में कि मौलिक अधिकारों को सीमित
किया जा सकता है। लेकिन फिर बाद में बोला कि ये जो संविधान संशोधन है ये भी एक विधि है, और आर्टिकल 13.3 में विधि के शब्द का उल्लेख है, तो उन्होंने बोला ये संविधान संशोधन भी एक विधि है और इसका प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। फिर आता है 1971 में संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 13(4) और 368 सब क्लॉज 1 को संविधान में जोड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है और इसके द्वारा मौलिक अधिकार सीमित किया जा सकता है। अब कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि संविधान संशोधन विधि है, तो संसद ने किया 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया। उसके तहत उन्होंने 13(4) और 368 फर्स्ट जोड़ा और उसमें ये लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। उन्होंने यही लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, तो विधि नहीं है तो फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये हुआ। फिर 1973 में केशवनाथ भारती केस हुआ, जिसमें 13 जजों की बेंच ने बहुमत से 7-6 से निर्णय दिया और प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इस केस में आधारभूत ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु अलग अलग निर्णय में न्यायालय ने निम्नलिखित को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। सिंपल सा आधारभूत ढांचा ये कहलाता है कि संविधान में ऐसे संशोधन नहीं किए जा सकते जो उसकी मूलभूत भावना को प्रभावित करे, मतलब नकारात्मक रूप से संशोधन नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब मूलभूत ढांचे में मतलब उनकी भावना को कैसे प्रभावित नहीं करे ये कोर्ट ही बताता है कि कौन सा मूलभूत ढांचा है कौन सा नहीं है। तो अभी तक निम्नलिखित चीज़ों को कोर्ट ने बोला है कि ये मूलभूत ढांचा है, जैसे विधि के शासन से छेड़खानी नहीं की जा सकती, समानता के अधिकार, स्वतंत्र संविधान की सर्वोच्चता, संघीय ढांचा, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ये सब क्या है? मूलभूत सिद्धांत है, आधारभूत ढांचे है, बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में क्लोज 4 और क्लोज 5 जोड़े गए और प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है तो भी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकी, अर्थात न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित किया गया। परंतु फिर क्या हुआ, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया और 368 सब क्लॉज 4 और 368 सब क्लॉज 5 को शून्य घोषित कर दिया। ये हाथ जो इन्हें बनाया इसको कोर्ट ने मना कर दिया। तो देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भारत में क्या है, न्यायिक अति सक्रियता और न्यायिक सक्रियता के बीच का एक द्वंद्व बना हुआ है। कभी कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए फैसलों को मना कर देता है, मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, तो उसी चीज को वापस संसद पारित कर देती है। जैसे मैं एक केस बताता हूँ, 99वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई थी जो जजों के ड्यूटी से संबंधित थी। इसमें विशेष बहुमत से पारित करके इसे पास किया गया था, राज्यों की अनुमति ली गई थी। जब सब कुछ इतना कुछ हुआ था फिर भी कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था कोर्ट ने। ठीक है, तो इस तरह की न्यायिक अति सक्रियता और न्यायिक सक्रियता बनी रहती है। इसको हमको मतलब देश में इस चीज को अभी भारत के जो परिपक्व हो रहा है संविधान उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब वर्तमान स्थिति क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है परंतु आधारभूत ढांचे को अपरिवर्तित रखना होगा। आधारभूत ढांचे की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी समय समय पर। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब हम समानता का अधिकार है इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इतने का पूरा से डाउनलोड करके इसको वापस रिवाइज कर लीजिए। कोई भी कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अगले वीडियो में। मेरे को लगता है जहाँ तक आप इसको प्रिंट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।